Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. So today we are starting off with thermal physics. General physics हमारी खत्म होगी, उसके अंदर we have kinematics and measurements. Kinematics में आखिर में एक वीडियो डाल दूंगा because सबको mainly kinematics आता है. Anyways, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं. आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं थर्मल फिजिक्स. थर्मल फिजिक्स के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं. थर्मल फिजिक्स के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं. फर्स्ट हमारे पास होता है काइनेटिक पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, जिसको हम लोग काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी भी कहते हैं. तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है हमारे पास, उसके अंदर हम लोग ने चेंज ऑफ स्टेट्स को डिस्कस करना है एंड काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को डिस्कस करना है. देन वी हैव थर्मल प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर, जिसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिस्कस करना है एंड मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन को डिस्कस करना है, जो कि हम लोग चेंज ऑफ स्टेट्स के अंदर ही कर लेते हैं अक्सर विद रेफरेंस टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी. आज का काम क्या है? आज हम लोग ने ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी करना है. ये जो दो हैं बाकी ये हम लोग करेंगे, इन पे अलग वीडियो आ जाएंगी. बट अभी हम लोग जो मेनली करने लगे हैं स्टार्ट, वो है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी. आज की वीडियो के अंदर हम लोग ने वो डिस्कस करना है. अब पहली बात ये है कि हीट हमारी ट्रांसफर होती किस तरह. हम हमेशा कहते हैं कि हीट जो है हमारी वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. कब तक? जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग रीच ना कर लें. जब तक एक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम रीच नहीं करेगी, हमारी हीट हमेशा ट्रांसफर होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक, and it will go like that until a body reaches thermal equilibrium. अब ये इंपॉर्टेंट बात है, हमने कहा रेट ऑफ हीट फ्लो. रेट मतलब कि रेट जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग कहते हैं टाइम टेकन, या बेसिकली टाइम ऑफ हीट फ्लो. टाइम टेकन ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस. रेट ऑफ कि कितनी जल्दी हीट फ्लो होता है, कितनी जल्दी हीट फ्लो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे. रेट ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस. अब इसका एग्जांपल क्या? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है एक्स और उसकी टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और उसकी हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉट बॉडी टू सराउंडिंग. जो कोल्ड बॉडी है, सराउंडिंग है 20 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस है. हीट 100 डिग्री से 20 डिग्री के अंदर ट्रांसफर हो रही है. अब हम लोग ने इसका जब टेम्परेचर टाइम ग्राफ बनाया तो हमने देखा कि जब 100 डिग्री पे था तो हमारा ग्राफ स्टीपर था. मतलब हमारा रेट ज़्यादा था एंड विद टाइम हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो कम हो रहा है. इसका क्या मतलब हुआ कि जब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा हमारी रेट ऑफ हीट फ्लो ज़्यादा होगी. सो रेट ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस. दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर. जितने ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ हीट फ्लो होगी. हीट क्या होती है? हीट ट्रांसफर कब होती है? हीट ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक. कब तक होती है? जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम एक बॉडी रीच ना कर ले. प्लीज थर्मल फिजिक्स के अंदर आपको थर्मल फिजिक्स की ग्रिप अच्छी करने के लिए मैं नोट्स विल बी अवेलेबल. जितना आप लोग नोट्स को गो थ्रू करोगे उतनी आप लोगों के लिए आसानी होगी, बिकॉज हमारे पास पेपर के अंदर जो हमारे पास्ट पेपर्स हैं उसके अंदर सेम क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप लोगों के नोट अच्छे हो तो उसी से आते हैं, उससे आगे कोई डिस्कशन नहीं होती. अब हमने कहा 4 किस्म की हीट ट्रांसफर टेक प्लेस करती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड एवेपोरेशन. एवेपोरेशन हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करते हैं. आज हम लोगों ने प्राइमरीली 3 चैप्टर्स डिस्कस करने हैं. आज हम लोगों ने 3 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ठीक है, कंडक्शन से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं. कंडक्शन क्या होती है? कंडक्शन ओनली अकर्स विद इन सॉलिड्स. कंडक्शन ओनली अकर्स विद इन सॉलिड्स. कंडक्शन होती क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस एंड कोलिजंस. इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस एंड कोलिजंस. और इधर इंपॉर्टेंट बात क्या है? दैट energy is transferred without energy is transferred however एनर्जी इज ट्रांसफर्ड हाउएवर मीडियम इज नॉट ट्रांसफर्ड. हमारा मीडियम ट्रांसफर नहीं होता लेकिन हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है. एनर्जी ट्रांसफर होती है. अब ये किस तरह होती है? ये होती है इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस या कोलिजन्स की बॉडी के साथ. अब किस तरह होते हैं? इधर एक एग्जांपल है कि जी हमारे पास एक हमारे पास एक रॉड है. सपोज करें अभी ये रॉड है, खाली रॉड है, मेटेलिक को छोड़ दें. अभी खाली एक रॉड है और उसको हमने हीट किया. ये ए पॉइंट इसका हॉट एंड है, बी पॉइंट इसका कोल्ड एंड है. ए क्या है? हॉट एंड. बी क्या है? कोल्ड एंड. अब हो क्या रहा है दैट व्हेन एंड ए इज हीटेड, हमने एंड ए को हीट कर दिया. व्हेन एंड ए इज हीटेड एटम्स एट ए गेन्स काइनेटिक एनर्जी. जब एक बॉडी काइनेटिक एनर्जी गेन करती है तो उसकी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस या एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस इंक्रीज होती हैं. मतलब वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगी, उसकी रेट ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएंगे. देयर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस इंक्रीजेस. जब वो होगा तो एटम्स क्या करेंगे? दे विल कोलाइड विद नेबरिंग एडजेसेंट लेयर्स ऑफ एटम. नाउ एडजेसेंट एटम्स गेन
energy and collide to next layer of atoms. क्या मतलब हो क्या रहा है कि ये हमारे अंदर एटम्स हैं, ये मैं एटम्स ड्रॉ कर रहा हूँ, एटम्स ड्रॉ कर रहा हूँ, एटम्स ड्रॉ कर रहा हूँ। हुआ क्या, एटम्स के अंदर हुआ क्या कि जी ये जो है ना ये आपस में ये क्या कर रहे हैं, एटम्स जो है हमारे आपस में क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। देखिए ये आपस में इन्होंने कोलाइड किया, आपस में कोलाइड किया, आपस में कोलाइड किया, आपस में कोलाइड किया। अब इसके अंदर हुआ क्या, हमारा मीडियम ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन हमारी हीट ट्रांसफर होगी। किस तरह हुई, विद दी इंटरैक्शंस या इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस या कोलिजन्स, जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हुई, मीडियम ट्रांसफर नहीं हुई। एक दफा फिर से एंड ए को हमने हीट किया, एटम्स एट ए क्या किया, एटम्स एट ए ने, ये जो करीब वाले हैं, इन्होंने काइनेटिक एनर्जी को, इन्होंने काइनेटिक एनर्जी इनकी ज्यादा होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा होगी तो इनकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाएंगी, इनकी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस इंक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से एटम्स क्या करेगी, अगले नेबरिंग, अगले एडजेसेंट लेयर्स को टक्कर मारेगी, कोलाइड करेगी, कोलाइड करेगी। अब होगा क्या, जब कोलाइड करेंगी तो जिस पार्टिकल या जिस एटम को कोलाइड किया है, अब उसने एनर्जी गेन कर ली और उसने अगले को टक्कर मारी, एंड सो ऑन एंड सो फोर, चलता रहेगा अपना सिलसिला, और हमारा क्या होगा, ए से बी तक पहुंच जाएगी, ए से बी तक हमारा हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। अब अगर मेटेलिक आ गया, अगर ये मेटेलिक रॉड आ गई, तो अब इधर एक और चीज, एक और फैक्टर प्ले करता है, और ये आप लोगों ने एग्जाम में मेंशन करना जरूरी है। इसके अलहदा मार्क्स होते हैं। क्या होता है कि जब मेटल इन्वॉल्व होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, वो हॉट एंड ए से बी मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ए से बी मूव करता है। अब हुआ क्या, इफ मेटेलिक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन कंडक्शन, free electrons also contributes to conduction. अब electrons क्या करेंगे, it will move from hot end to cold end and transfer heat energy. Hence the materials which have free electrons are good conductor of heat, are good conductor of heat. अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कंडक्शन क्या होती है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस या कोलिजन्स, जिसके अंदर हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है लेकिन हमारा मीडियम ट्रांसफर नहीं होता। होता किस तरह है कि हम लोगों ने एक रॉड ली, उसको हीट किया, तो अगर फॉर एग्जांपल जिस साइड पे हम लोग ने हीट किया, उसको हम लोग ने ए कह दिया। जब एंड ए ऑफ द rod will be heated, atoms at A will gain kinetic energy and their amplitude of vibrations increases. These atoms collide with neighboring adjacent layers of atoms. Now adjacent atoms gain energy and collide to the next layers of atoms. हुआ क्या, एंड ए ने हीट हुआ, एटम्स एट ए काइनेटिक एनर्जी गेन की, उनकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा हुई, उन्होंने ज्यादा रैपिडली टक्कर मारने शुरू कर दी एक दूसरे के साथ टक्कर मारी। उसने अपने साथ वाले को मारी, उसने साथ वाले को मारी, उसने साथ वाले को मारी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर, ए से बी तक हमारी ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी टेक प्लेस, जिधर हमारा मीडियम ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस की वजह से ए से बी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो गई। अगर मेटल रॉड हो तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स भी हॉट एंड से मूव करेंगे टुवर्ड्स कोल्ड एंड, ए से भी मूव करेंगे। अगर कभी एग्जामिनर ने मेटल का मेंशन कर दिया तो इसका पॉइंट देना बहुत जरूरी है। अब इधर आखिरी लाइन लिखी हुई है दैट गुड कंडक्टर्स जो होते हैं उनके पास उनका इंडिकेटर क्या होता है, दैट दे हैव अरेंज्ड रेगुलर रिपीटेड लेयर्स ऑफ एटम्स, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी वो कंडक्ट कर सकते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक मिनट जरा रुकना। अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके अंदर हम लोग करते क्या है, हम लोग इसके अंदर करते क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके अंदर हम लोग करते हैं कि हम लोग एक कैंडल लेते हैं, और उसके साथ एक कैंडल लेते हैं, उसके साथ हम लोग तीन आइडेंटिकल रॉड्स लगा देते हैं ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और उनके साथ ना रॉड्स के साथ ना इस एंड पे नेल्स लगे हुए होते हैं, नेल्स लगे होते हैं, और उनको किस पे डिप, उसके अंदर डिप किया होता है, वैक्स के अंदर। तो हमने क्या किया, कंपैरिजन ऑफ कंडक्टिविटी एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर ऑल थ्री मटेरियल्स हैव नेल्स डिप्ड और हेल्ड विद वैक्स या वेजिलीन। We take identical rods of three materials. Candle provides the heat to these rods. The materials from which nail falls first is the best conductor. A is the best, then B and C is the worst conductor. तो सबसे बेस्ट कंडक्टर हमारे पास कॉपर होता है, फिर आयरन होता है, और फिर ग्लास सबसे वर्स्ट कंडक्टर होता है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं। हम बेसिकली टेस्ट क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग टेस्ट करना चाह रहे हैं, कंपेयर करना चाह रहे हैं कि कौन सा रॉड ज्यादा कंडक्टिव है, कौन सा रॉड हीट को ज्यादा अच्छा कंडक्ट कर रही है। तो उसके अंदर हम लोग ने क्या किया, एक कैंडल ली,
उसके साथ 3 रॉड्स लगाए ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स और उनको ना उनके आगे नेल्स लगा दिए और इस नेल को हमने डिप कर दिया वैक्स या वेसलीन के अंदर ताकि वो होल्ड हेल्ड टुगेदर हो, राइट। अब हम लोगों ने क्या किया, कैंडल ने हीट प्रोवाइड की। जब कैंडल ने हीट प्रोवाइड की तो जिस मटेरियल ने अपना नेल सबसे पहले गिरा दिया वो सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, उसके अंदर इंटर एटॉमिक कोलिशंस सबसे ज्यादा हैं और सबसे फास्ट रेट पे वो ए से बी मूव कर रहा है, ए से बी मूव कर रहा है, हॉट एंड से कोल्ड एंड सबसे अच्छी तरीके से मूव कर रहा है। हेंस दैट इज व्हाई इट इज द बेस्ट कंडक्टर एंड हेंस दैट इज व्हाई इट इट नेल उसका जो नेल है वो सबसे पहले गिर गया। अब ए जो है हमारा कॉपर इन दिस केस इज द बेस्ट कंडक्टर, फिर हमारे पास आयरन आता है और फिर हमारे पास ग्लास आता है। एक हमारे पास होता है, एक ये एक्सपेरिमेंट होता है। और एक नोट बना के लिखा है, ये प्लीज याद करें, दैट बैड कंडक्टर्स आर गुड इंसुलेटर्स। जो बैड कंडक्टर्स होते हैं वो गुड इंसुलेटर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, वी विल डिस्कस दैट इन अ मिनट। अब एक और एक्सपेरिमेंट हमने किया, हमने एक में कॉपर लिया और एक में आयरन लिया और ये क्या है, ये बेसिकली थिन आइडेंटिकल मेटल शीट्स हैं, थिन आइडेंटिकल मेटल शीट्स हैं। अब एक कॉपर की है, एक आयरन की है। अब हुआ क्या, अगर गौर से सुने, हुआ क्या कि हम लोगों ने सेम आइडेंटिकल मेटल शीट्स ली ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ये कॉपर की है, ये आयरन की है, और हम लोगों ने उसको हीट किया। अपॉन हीटिंग क्या हुआ, कॉपर के अंदर सेम कोई हम लोगों को फर्क नहीं नजर आया, बस ये हुआ कि कॉपर हीट हो गया। लेकिन हमने आयरन पे देखा अपॉन हीटिंग एक बल्ज अपेयर हुआ है व्हिच डिसअपियर्स अपॉन कूलिंग। तो क्या किया हमने, कैंडल इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ईच शीट, वी ऑब्जर्व अ बल्ज अपेयर इन आयरन शीट on heating and it disappears on cooling, no bulge seen on copper sheet। अब ये क्यों हुआ, अब ये मैं बताने लगा हूँ, गौर से सुने। जब हम लोग ने हीट किया कैंडल को तो ये साइड कौन सी होगी, जो सेंटर है वो क्या बन गया, वो हॉट एंड बन गया। सेंटर जो है हमारा वो क्या बन गया, सेंटर हमारा बन गया हॉट एंड। और ये जो हमारी एजेस हैं एज, वो क्या बन गई, कोल्ड एंड, राइट। यही हुआ। अब हुआ क्या, कॉपर हमारा गुड कंडक्टर है ऑफ हीट, सो उसने हीट को ट्रांसफर किया यूनिफॉर्मली, फ्रॉम कोल्ड एंड फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, इफेक्टिवली यूनिफॉर्मली उसने एक्सपैंड किया। हेंस कोई बल्ज हमें नजर नहीं आया। Copper is a good conductor of heat. It transfers heat from center hot end to edges cold end effectively. Hence, it expands uniformly. Therefore, no bulge seen. कोई बल्ज क्यों नहीं नजर आया, बिकॉज जो हमारी हीट थी वो साइड्स को, वो सारी एजेस को इफेक्टिवली पहुंच गई, हीट ट्रांसफर हमारी इफेक्टिवली होगी। अब आयरन जो है रिलेटिवली, जब हम लोग देखें कॉपर के साथ, तो आयरन इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट कंपेयर टू कॉपर। तो होगा क्या, आयरन के अंदर हमारी जो एक्सपेंशन है, आयरन के अंदर हमारी एक्सपेंशन जो होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, ज्यादा हॉट एंड कोल्ड एंड की तरफ, हॉट टू कोल्ड बॉडी हमारी ट्रांसफर हीट इतनी इफेक्टिवली करेगी नहीं। इतनी इफेक्टिवली जब नहीं करेगी तो हमें एक बल्ज नजर आ जाएगा। तो हमने क्या कहा, वेयर एज आयरन इज नॉट अ गुड कंडक्टर, whereas iron is not a good conductor of heat compared to copper, so less heat transfers from center hot end to edges cold end. Hence iron expands more from center than edges, therefore bulge appears। क्यों होता है क्योंकि iron does not uniformly iron does not uniformly spread out heat। ठीक है, तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक हमारा क्या होता है, हम लोग ने कैंडल और वैक्स वाला किया, और दूसरा हम लोग ने किया कि जी दो मेटल शीट्स आइडेंटिकल और उनको बीच से हीट किया। जो गुड कंडक्टर होगा वो इवनली स्प्रेड आउट कर देगा अपनी हीट को और कोई बल्ज नजर नहीं आएगा, और जो बैड कंडक्टर होगा उस पर बल्ज नजर आएगा। क्यों होगा, बिकॉज वो एक्सपैंड यूनिफॉर्मली नहीं कर रहा, हीट हॉट एंड से कोल्ड एंड इफेक्टिवली हीट को नहीं भिजवा पा रहा, इसलिए उस पर बल्ज अपेयर हो गया। होपफुली यू अंडरस्टैंड। मूविंग फॉरवर्ड, हमने कहा बैड कंडक्टर्स के क्या फीचर्स होते हैं। बैड कंडक्टर्स के कुछ फीचर्स होते हैं, वो क्या होते हैं। हमने कहा सबसे पहले, atoms are not arranged uniformly regularly, they do not have any free electrons to conduct, and moreover there are gaps in atoms। क्योंकि वो फार अपार्ट हैं तो हमारी कोलिशंस कम हो रही हैं, जब इंटर एटॉमिक कोलिशंस कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली कंडक्शन कम हो रही है। और हमने एक फैक्ट लिखा दैट एयर इज द वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और मैंने क्या लिखा,
था ऊपर, जो बैड कंडक्टर्स होते हैं वो गुड इंसुलेटर्स होते हैं। तो अब इधर हम लोग यूजेस डिस्कस करने लगे गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स की। जो गुड कंडक्टर होता है वो वहाँ यूज होता है जिधर हम लोगों को हीट को क्विकली ट्रांसमिट करना है, हीट को क्विकली ट्रांसमिट करना है। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सबसे पहले हमारी पैन्स, केटल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स जो होती हैं जितनी भी, वो हम लोग बनाते हैं गुड कंडक्टर्स की, ताकि हमारी हीट क्या कहते हैं जल्दी से कंडक्ट कर सके, जल्दी से पास थ्रू कर सके। तब भी हम लोग जो केटल होता है या पैन होता है या कुकिंग यूटेंसिल होते हैं, दे आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर या स्टील। मोर ओवर जो हमारी घर में इस्त्री होती है ना, आयरन प्लेट्स जो होती है ना, इस्त्री जो होती है, वो जो होती है वो बनी होती है आयरन के अंदर। वो जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है वो बनी होती है स्टील के अंदर। स्टील के अंदर क्यों बनी होती है? ताकि वो हीट जल्दी एब्जॉर्ब कर सके। सो द आयरन प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ स्टील टू एब्जॉर्ब हीट क्विकली। एंड थर्डली, जो हमारी गाड़ियों के अंदर इंजन होते हैं वो आयरन के बने हुए होते हैं, आयरन के उसकी बने होते हैं। क्यों? ताकि वो हीट को जल्दी कंडक्ट अवे कर सकें। अभी आई नो आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि यार ऊपर तो आयरन में बल्ज आ गया। वो इसलिए आया बिकॉज वो रिलेटिवली कॉपर आयरन से ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, बट हम लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव देखने के लिए हम लोग इसलिए क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं, बट आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट एज कम्पेयर टू कॉपर इट इज नॉट। नाउ यूजेस ऑफ बैड कंडक्टर। यूजेस ऑफ बैड कंडक्टर के अंदर हम लोग कौन से मटेरियल्स होते हैं? जिस तरह कॉर्क जो हमारे अल्कोहल की बॉटल्स होती हैं उसके ऊपर कॉर्क लगा होता है, ग्लास एंड स्टाइरोफोम, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये बैड कंडक्टर होती हैं। जो बैड कंडक्टर्स होते हैं वो यूज होते हैं फॉर थर्मल इंसुलेशन। अब ये बैड कंडक्टर होते क्यों हैं? बिकॉज बहुत सारी एयर जो है वो ट्रैप होती है, बहुत सारी एयर जो है वो ट्रैप होती है उनके अंदर। एंड एयर हमारा गुड इंसुलेटर है और वर्स्ट कंडक्टर है, हेंस बैड कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर थर्मल इंसुलेशन। ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ना है कन्वेक्शन। कंडक्शन पढ़ ली, अब कन्वेक्शन पढ़नी है। कन्वेक्शन क्या होती है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स या मूवमेंट ऑफ मीडियम ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, और डेंसिटी डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है। सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स या मीडियम ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। या तो हम कह सकते हैं कंडक्शन। अच्छा, अब जरा सुनना। कंडक्शन जो थी, कंडक्शन हमने क्या कहा था? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम, राइट? कि उसके अंदर इंटर एटॉमिक कोलिजन्स हो रहे हैं, इंटर एटॉमिक कोलिजन्स की वजह से हॉट एंड से कोल्ड एंड पे हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन मीडियम ट्रांसफर नहीं हो रहा। बट कन्वेक्शन के अंदर हमारी हीट एनर्जी ट्रांसफर ही तब होती है जब ट्रांसफर ऑफ मीडियम होता है। in convection of heat in convection of heat occurs due to transfer of medium। कन्वेक्शन अकर ही तब होता है जब हमारी मीडियम ट्रांसफर हो, जब हमारा मीडियम ट्रांसफर हो। ठीक है। अब होता क्या है? जब एक दफा हम लोगों ने किसी फ्लूइड को हीट कर दिया, तो वो जब हीट कर दिया तो वो ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी टेक प्लेस किस तरह करती है? अब कन्वेक्शन और कंडक्शन में डिफरेंट है। कंडक्शन में तो इंटर एटॉमिक कोलिजन्स की वजह से ट्रांसफर होगी हीट। अब कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है? जब हम लोग फ्लूइड्स को हीट करते हैं तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो एक्सपैंड करते हैं। जब एक्सपैंड करती है कोई चीज तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। सो होता क्या है? हॉट फ्लूइड जो होती हैं वो राइज कर जाती हैं। हॉट फ्लूइड राइज क्यों करती हैं? बिकॉज दे आर लेस डेंस। और जो कोल्ड फ्लूइड होती हैं विच आर डेंसर रिप्लेसेस हॉट फ्लूइड्स। अब होता क्या है कि जी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है, तो हॉट फ्लूइड ने राइज किया, कोल्ड फ्लूइड ने उसको रिप्लेस किया, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। हॉट फ्लूइड ऊपर जाएगा, कोल्ड फ्लूइड इसको रिप्लेस करेगा, हॉट फ्लूइड ऊपर जाएगा, कोल्ड फ्लूइड इसको रिप्लेस करेगा, हॉट फ्लूइड ऊपर जाएगा, कोल्ड उसको रिप्लेस करेगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। और एक कन्वेक्शन करंट एस्टैब्लिश हो जाएगा। एंड वो कन्वेक्शन करंट एस्टैब्लिश हो जाएगा, और ये कन्वेक्शन करंट सिर्फ एस्टैब्लिश होता है फ्लूइड्स के अंदर। क्यों होता है? बिकॉज फ्लूइड मॉलिक्यूल्स आर नॉट फिक्स्ड, उसके अंदर मीडियम हमारा ट्रांसफर होता है। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड अ साइकिल नोन एज कन्वेक्शन करंट इज established, and it is only established in fluids as fluid molecules are not fixed। कन्वेक्शन क्या होती है? It is the transfer of heat energy due to the movement of fluids due to density difference in convection. In convection, transfer of heat energy takes place due to the transfer of medium. When fluids are heated, the temperature increases, hence they expand. When they expand, their volume increases.
Therefore, their density increases as they're inversely proportional to one another. So, hot fluids rise as they're less dense, and cold fluids, which are denser, replaces hot fluids, and this cycle continues until a convection current is established. And this convection current is only established in fluids as fluid molecules are not fixed. ओके अब ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नोट समझ लिया, ये नोट जो मैंने बनाया, ये दो नोट समझ लिए, तो आप लोगों को पूरी कन्वेक्शन आसान हो जाएगी। नोट क्या है? जो लेस डेंस एयर होती है इट टेंड्स टू राइज अप, और मोर डेंस जो होती है इट टेंड्स टू सेटल डाउन। लेस डेंस कौन सी होती है? हॉट एयर होती है। जो हॉट एयर होती है वो टेंड करती है, वो कोशिश करती है कि वो ऊपर राइज हो, और मोर डेंस जो होती है वो चाहती है कि वो डिसेंड हो, वो सेटल डाउन हो, सेटल डाउन हो। अब अब कन्वेक्शन करंट को स्टैब्लिश करने के दो तरीके होते हैं, और ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल्स लिए ताकि आप लोगों को बहुत क्लियर हो सके। दो तरीके होते हैं, एक होता है हीट फ्रॉम बॉटम और दूसरा होता है कूल फ्रॉम टॉप। पहले हीट फ्रॉम बॉटम पे बात करते हैं। दो फिगर्स बनाए हैं। पहले इसके अंदर हमने क्या किया, हमने, अच्छा आप लोगों ने पता है ना, आप लोगों ने सुनी होगी, हम लोग सुनी क्या, आप लोगों ने देखी हुई होगी, हम हमेशा हीटर को नीचे लगाते हैं। जब भी सर्दियां आती हैं तो हम लोग हीटर को नीचे लगाते हैं, और गर्मियां जब आती है हम एसी को ऊपर लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं, आज आप लोग इसको पढ़ोगे, आज इसकी रीजनिंग समझोगे कि क्यों होता है। बेसिकली हम लोगों को हीटर से हीट क्यों पहुंचती है? कन्वेक्शन करंट की वजह से पहुंचती है। यस, और फैक्टर्स भी होते हैं, रेडिएशन भी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन मेनली कन्वेक्शन करंट की वजह से पूछते हैं। हम लोग जब एसी लगाते हैं तो हमारा रूम ठंडा क्यों होता है? कन्वेक्शन करंट जब एस्टैब्लिश होता है तो ठंडा होता है। अब ये किस तरह होता है आज हम लोग समझेंगे। हुआ क्या, एक रूम है, उसके अंदर हम लोग ने हीटर लगाया। जब हम लोग ने हीटर नीचे को लगाया तो हॉट एयर हमारी क्या करेगी? राइज करेगी। हॉट एयर राइज करेगी, और हमारी डायरेक्शन इस तरह होगी, हॉट एयर राइज करेगी, वो नीचे आएगी, फिर हॉट एयर राइज करेगी, कोल्ड एयर इसको रिप्लेस करेगी, हॉट एयर ऊपर आएगी, कोल्ड एयर इसको रिप्लेस करेगी, एंड कन्वेक्शन करंट एस्टैब्लिश हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ना कि यार जो हमारे आजकल इन्वर्टेड एसीज हैं उसके अंदर जब आप हीटर लगाते हो इट इज नॉट एज इफेक्टिव एज नॉर्मल गैस हीटर जो नीचे लगे होते हैं। आप बेशक चेक भी कर लें, जब आप अपने एक रूम के अंदर इन्वर्टर लगाएं, इन्वर्टर जो एसी हमारा टॉप पे लगा होता है उस पर हीटर मोड ऑन करें, तो वो इतना जल्दी इफेक्टिव गर्म नहीं करेगा, वेयर एज जो आप हीटर नीचे लगाएंगे। तो जब हम लोग हीटर को टॉप पे लगाते हैं ना, तो मसला क्या होता है, तो हमारी हॉट एयर ऊपर ही रहती है, हमारी हॉट एयर ऊपर ही रहती है और कोल्ड एयर नीचे ही रहती है, कन्वेक्शन करंट ही एस्टैब्लिश नहीं होता। तो अब क्वेश्चन है, हीटर को हम बॉटम पे क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं that a heater makes room warm by convection current. Cold air comes down to get heat from heater, and warm air rises, establishing convection current. If heater is placed at top, then cold air will not be heated. होगा क्या कि जी ये एक रूम है, इसके अंदर कोल्ड एयर जो है नीचे आएगी, हीटर से हीट होगी, वार्म एयर बनेगी और ऊपर राइज हो जाएगी। सिमिलरली क्या होगा, फिर से देखिए, ये कोल्ड एयर है, ये नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, हीटर हीटर के पास आई, हीटर ने इसको गर्म किया, हॉट एयर बन गई और ये वापस ऊपर चली गई, और ये इस तरह हमारा कन्वेक्शन करंट एस्टैब्लिश हो गया, हमारा रूम गर्म हो गया। सेकंड तरीका है कूल फ्रॉम टॉप। एसी हम लोग क्यों ऊपर लगाते हैं? क्योंकि अब इसका ऑपोजिट होता है। अब हॉट एयर के अंदर क्या हो रहा है, हॉट एयर के अंदर क्या हो रहा है कि जी हमारी कूल एयर, जो हमारा कूल एयर है, जो कूल एयर है वो नीचे आ रही है, हीटर से गर्म हो रही है और ऊपर जा रही है। अब इस केस में ऑपोजिट है कि हमारी, इस केस में क्या हो रहा है कि नीचे से हॉट एयर जो है, नीचे से हॉट एयर ऊपर आ रही है, नीचे से हॉट एयर ऊपर आ रही है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले तो कोल्ड एयर है ना, देखो हॉट एयर, नीचे से हॉट एयर आ रही है, ऊपर उसको ठंडा किया जाता है, वो फिर नीचे आ जाता है। क्योंकि कोल्ड एयर क्या करती है, वो सेटल करती है, कोल्ड एयर क्या करती है, सेटल करती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, वॉल्यूम कम होता है, तो डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, मोर डेंस हो जाता है। जब मोर डेंस, क्या हमने पढ़ा ऊपर नोट, मोर डेंस टेंड्स टू सेटल डाउन। तो होता क्या है कि हम लोगों ने उसको, एसी ने ऊपर हवा को ठंडा किया, हवा क्या की, हवा की डेंसिटी ज्यादा होगी, वो नीचे आएगी तो हॉट एयर जो है वो फिर राइज करेगी, हॉट एयर राइज करेगी, एसी ठंडा करेगा, ये वापस आएगी, और इस बार कन्वेक्शन करंट इस तरह बनेगा, नीचे से ऊपर जाएगा। तो व्हाई इज एसी प्लेस्ड एट टॉप? रीजनिंग क्या है, that as cool air is more dense it tends to settle down, and the warm air is less dense and it tends to rise up from the bottom, and a convection current is established. होता क्या है कि हॉट एयर बॉटम से जाती है ऊपर, ऊपर एसी उसको ठंडा करता है, फिर नीचे भेज देता है, फिर हॉट एयर ऊपर जाती है, एसी उसको ठंडा करता है, फिर नीचे भेज देती है, हॉट एयर फिर ऊपर आती है, एसी उसको गर्म करता है, वापस भेज देती है, और इस तरह एक कन्वेक्शन करंट एस्टैब्लिश होता है, एक साइकिल एस्टैब्लिश होता है। तो हमने क्या, why is AC placed at top? As cool air is more dense,
it tends to settle down and the warm air is less dense and it tends to rise up from the bottom and a convection current is established. हीटर को हम लोग क्यों करते हैं? Because a हीटर को हम लोग नीचे क्यों रखते हैं? क्योंकि हीटर रूम को गर्म करता है बाय कन्वेक्शन करंट। कोल्ड एयर जो है हमारी, कोल्ड एयर जो है वो नीचे आती है। पहले होता क्या, हॉट एयर हमारी राइज करती है। क्यों? क्योंकि कोल्ड एयर हमारी पहले नीचे आ रही है, हीटर उसको गर्म कर रहा है, ऊपर जा रही है, और इस तरह हमारा हॉट एयर राइज होती है और इस तरह हमारा कन्वेक्शन करंट एस्टैब्लिश हो रहा है। तो कोल्ड एयर कम्स डाउन टू गेट हीट फ्रॉम हीटर एंड वार्म एयर राइजेस एस्टैब्लिशिंग कन्वेक्शन करंट। इफ हीटर इज प्लेस्ड एट टॉप देन कोल्ड एयर विल नॉट बी हीटेड। अब इधर क्या हो रहा है, दैट कोल्ड एयर इज कम्स डाउन टू गेट हीट फ्रॉम हीटर, एंड इधर क्या हो रहा है, दैट वार्म एयर टेंड्स टू राइज अप फ्रॉम द बॉटम। तो रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है, रिवर्स काम चल रहा है। अगर आप लोग इसको गौर से देखें तो ये रिवर्स काम हो रहा है। अब आई नो इधर यहाँ से काफी लोगों को समझ नहीं आती। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ हॉट एयर बलून की। हॉट एयर बलून भी एक वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कन्वेक्शन करंट। अब हॉट एयर बलून, आई होप सबको उसकी मैकेनिज्म को पता होगा। अगर मैकेनिज्म नहीं पता तो आज समझ आ जाएगी। हॉट एयर बलून में ये तो पता है ना कि हॉट एयर बलून पहले नीचे होती है, फिर वो ऊपर जाती है, राइज करती है और वो नीचे आ जाती है। अब ये किस तरह होता है? ये, इसका नाम हॉट एयर बलून क्यों होता है? क्योंकि अ हीटर इज प्लेस्ड इनसाइड द बलून। हीटर क्या करता है, वो एयर को हीट करता है, और एयर जो है क्या करती है, वो अपवर्ड्स मूव करती है। क्यों? क्योंकि जब हीट करते हैं एयर को, तो हीट करते हैं एयर को, तो एयर क्या हो जाती है, मैंने क्या कहा, जब टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, तो हमारी एयर जो है वो लेस डेंस बन जाती है एंड इट टेंड्स टू मूव अप। सो व्हेन अ हीटर इनसाइड when a heater is in when a heater inside the balloon is placed, it heats the air and so the air moves upwards. अब होता क्या है, this causes the balloon to rise because the hot air gets trapped inside. अब ये ऊपर चलेगी हॉट एयर बलून। अब आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि अरे अगर ऊपर जा रही तो ये वापस नीचे किस तरह आती है? तो पायलट क्या करता है, जब पायलट ने डिसेंड करना होता है तो वो कुछ ट्रैप एयर को रिलीज कर देता है। जब ट्रैप एयर को रिलीज करता है तो कूल एयर उसको रिप्लेस करती है विच इज मोर डेंस, और जब कूल एयर उसको रिप्लेस करती है वो वापस कूल एयर क्या होती है, डेंस होती है। और मोर डेंस का क्या काम होता है, मोर डेंस का काम क्या होता है, इट टेंड्स टू सेटल डाउन। सो when the pilot wants to descend, he releases some of the trapped air and cool air replaces the hot air, causing the balloon to descend. ठीक है जी, यहाँ पे हमारी कन्वेक्शन खत्म होती है, कन्वेक्शन करंट खत्म होता है, एंड कन्वेक्शन पूरा। कन्वेक्शन किस तरह ट्रांसफर करती है थर्मल एनर्जी? बाय एस्टैब्लिशिंग कन्वेक्शन करंट। कंडक्शन किस तरह ट्रांसफर करती है थर्मल एनर्जी? बाय इंटर एटॉमिक कोलिजन्स। अब हम लोग पढ़ने लगे रेडिएशन। रेडिएशन क्या चीज है कि वो थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर नहीं समझ आ रही तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद थर्मल एनर्जी के बाद हम लोग वेव्स पढ़ेंगे एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो बहुत क्लियर हो जाएगा। और अभी के लिए समझे हो क्या रहा है कि इट इज अ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज इंफ्रारेड रेडिएशन विदाउट द एड ऑफ मीडियम। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है कि सूरज के सामने आप खड़े होते हैं, सूरज के सामने आप खड़े होते हैं तो आपको हीट फील होती है ना, गर्मी फील होती है। अब ये किस तरह हो रही है? ना कन्वेक्शन करंट के थ्रू हो रही है, ना कंडक्शन के थ्रू हो रही है, तो हो किसके थ्रू रही है? रेडिएशन के थ्रू हो रही है। क्यों? बिकॉज रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं है। इट इज रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट द नीड ऑफ मीडियम। अब रेडिएशन ना दो फिनोमेना करती है, एक होती है एमिशन, एक होती है एब्जॉर्ब। रेडिएशन या तो हीट एमिट करती है या तो हीट को एब्जॉर्ब करती है, या हीट को एमिट करती है या हीट को एब्जॉर्ब करनी है। अभी हम लोगों ने एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन को ही पढ़ना है और उसके फैक्टर्स को पढ़ना है। एमिशन क्या होती है? हम कहते हैं हर ऑब्जेक्ट और सरफेस इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट करती है, कुछ ज्यादा करती है, कुछ कम करती है। अब एमिशन जब जब हीट एनर्जी एमिट होती है ना, तो होता क्या है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर गिर जाता है। दिस इमिशन कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट टू फॉल। अब आप लोगों ने ये सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि जो काले कपड़े होते हैं, जो डार्क कपड़े होते हैं, वो जी एमिट भी ज्यादा करते हैं हीट को और वो एब्जॉर्ब भी ज्यादा करते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, वो एमिट भी करते हैं ज्यादा, एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो हम कहते हैं डल एंड ब्लैक सर्फेसेज एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन एट अ फास्टर रेट देन शाइनी एंड सिल्वर सर्फेसेज। एमिशन क्या होती है? जब हीट एनर्जी एमिट होती है, जब हीट एनर्जी एक बॉडी से निकलती है, एमिट होती है। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? उसका रिवर्स होता है। जब एक ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, अंदर लेती है, एब्जॉर्ब करती है, तो उसके अंदर क्या होता है, जब एब्जॉर्प्शन अकर होती है तो बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है क्योंकि वो अब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एमिट नहीं कर रहा। सो ऑल ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। कुछ एब्जॉर्ब कम करती है, कुछ एब्जॉर्ब ज्यादा करती है। कौन ज्यादा एब्जॉर्ब करती है?
कौन एब्जॉर्ब ज्यादा करती है? डल एंड ब्लैक सरफेसेस ज्यादा एब्जॉर्ब करती है इंफ्रारेड रेडिएशन एज कंपेयर टू शाइनी एंड सिल्वर सरफेसेस। सो एमिशन क्या है? एमिशन क्या है? हम कहते हैं हर बॉडी, हर ऑब्जेक्ट, हर सरफेस एमिट करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस। कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस कम करती है एमिट, कुछ कम करती है, कुछ ज्यादा करती है। और जब एमिशन होती है, एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फॉल हो जाता है, टेम्परेचर गिर जाता है। हमने कहा डल और ब्लैक सरफेस जो होती हैं वो एमिट करती हैं हीट को एट अ फास्टर रेट देन शाइनी एंड सिल्वर सरफेसेस। ये नहीं है कि डल एंड ब्लैक सरफेस ही करती है, शाइनी भी करती है, लेकिन डल एंड ब्लैक सरफेसेस ज्यादा फास्टर रेट पे करती है। एंड एब्जॉर्प्शन क्या होती है? हम कहते हैं हर बॉडी एब्जॉर्ब भी करती है, हर बॉडी, हर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब भी करती है, एमिट भी करती है इंफ्रारेड रेडिएशन। कुछ कम करती है, कुछ ज्यादा करती है। और जब एब्जॉर्ब करती है बॉडी तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर जाता है। जो डल और ब्लैक सरफेस होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन एट अ फास्टर रेट देन शाइनी एंड सिल्वर सरफेसेस। अब हमारे पास तीन फैक्टर्स होते हैं जो एक की रोल प्ले करते हैं इन अफेक्टिंग द रेट ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहला होता है कलर एंड टेक्सचर, जो हम लोग पढ़ लिया है। हमने कहा जो डल और ब्लैक सरफेसेस होते हैं वो एमिट भी ज्यादा करते हैं और एब्जॉर्ब भी ज्यादा करते हैं हीट को, हीट आउट भी ज्यादा करते हैं, हीट इन भी ज्यादा करते हैं at a faster rate than shiny and silver surfaces। दूसरी चीज है सरफेस टेम्परेचर, मतलब कि एक सरफेस का जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन और एमिशन जल्दी होगी, एट अ हायर रेट होगी। तो हमने क्या कहा? द हायर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट सरफेस relative to the surrounding temperature, the higher the rate of absorption and emission of infrared radiation। एक सरफेस का जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन और एमिशन होगी, उतनी ज्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन होगी, उतनी जल्दी उसकी एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन होगी। एंड तीसरा फैक्टर होता है सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया के लिए हम लोग किस तरह कंपेयर करते हैं? जब एक हम सरफेस एरिया को किस तरह कंपेयर करते हैं? हम कहते हैं अगर दो बॉडीज हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास भी सेम है, उनका मटेरियल भी सेम है, लेकिन उनका सरफेस एरिया डिफरेंट है, तो जो ऑब्जेक्ट की ज्यादा सरफेस एरिया होगी उसकी हायर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन होगा, क्योंकि बस एरिया ज्यादा है, ज्यादा एरिया है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ज्यादा एरिया है, ज्यादा एरिया है, तो ज्यादा एमिशन होगी, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, ज्यादा हीट इन होगी, ज्यादा हीट आउट होगी। ठीक है? तो तीन फैक्टर्स है कलर एंड टेक्सचर। जो डल ब्लैक सरफेस होती हैं वो ज्यादा एमिट करती हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन एट अ फास्टर रेट देन शाइनी एंड सिल्वर सरफेसेस। सरफेस टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा सरफेस का उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन और एमिशन होगी। एंड सरफेस एरिया में हमने कहा कि जितना, अगर दो बॉडी का सेम मास और मटेरियल हो और एक का सरफेस एरिया ज्यादा हो दूसरे से, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगी उसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ज्यादा होगी। द नोट्स विल बी अवेलेबल इन द लिंक in the description। Please go through the notes once again, twice again, thrice again, जब तक आपको clear now, and then do topicals। I hope this video cleared some concepts। Please share it with your friends, like, subscribe, and inshallah I'll see you guys soon with another video।